हेलो दोस्तों, वेलकम इन डिलाइट एजुकेशन पॉइंट, जहाँ पे मैं सुमन तिवारी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। तो मैंने बताया था कि पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का मतलब बताया था कि जीवन में होने वाली वो सारी प्रक्रियाएं जो आपके जीवन के लिए जरूरी होती हैं। उसमें क्या क्या बताया था कि सबसे पहले मैंने बताया था पोषण, और पोषण के बाद पाचन, पाचन के बाद श्वसन, ऐसे करते करते हम उत्सर्जन तक पढ़ेंगे। ये सारी क्रियाएं किसमें आती हैं? जैव प्रक्रम में। तो मैंने बताया था आपको, पहला पार्ट इसका बताया था क्या, पोषण, और आज बताया जाएगा पाचन। उसी पार्ट के बाद का पार्ट है ये पाचन। तो पाचन में सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग, पाचन में होता क्या है और पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग पाचन की एक परिभाषा लिख लेते हैं कि पाचन होता क्या है, पाचन का मतलब क्या है, फिर समझते हैं उसको। पाचन, पाचन का अर्थ है जल में अघुलनशील पदार्थों का घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित होना तथा अवशोषण योग्य बनना। तो क्या होता है पाचन की परिभाषा? पाचन की सिंपल सी परिभाषा है कि पाचन का अर्थ है जल में जो अघुलनशील पदार्थ है। अब कोई भी चीज हम खाते हैं तो ऐसा तो होता नहीं कि जल में घुलनशील हो जाए। जैसे आप एक एग्जांपल में ले लीजिए, चावल, रोटी, सब्जी, आप जो भी खाते हैं, क्या वो जल में घुलनशील हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। उसको क्या किया जाता है? पाचन के जरिए घुलनशील बनाया जाता है। तो पाचन की सिंपल सी परिभाषा है कि पाचन का अर्थ है जल में घुलनशील पदार्थों का घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित होना तथा अवशोषण योग्य बनना। यही है पाचन की परिभाषा। अब पाचन शुरुआत कहाँ से होता है, तो इसके लिए आप इस फिगर को देखिए। इसमें मैंने बताया है कि ऊपर देखिए, आपको दिख रहा है कि मैंने पाचन तंत्र का चित्र बनाया है। पाचन तंत्र में इसको कहते हैं मुख गुहा, जहां से कि पाचन की शुरुआत होती है। मुख गुहा में क्या क्या होता है? मुख गुहा में लार ग्रंथियां होती हैं, लार ग्रंथियां होती हैं, यह लार ग्रंथियां। दूसरी बात बताएं तो मुख में दांत होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। दांत कौन कौन से होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। तो देखिए 4 दांत कौन कौन से होते हैं? कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। नाम से ही लग रहा है कृंतक मतलब क्या होगा, ये जो होंगे दांत, ये क्या होंगे? कुतरने वाले दांत होते हैं। रदनक वाले दांत जो होंगे, और आगे अग्रचवर्णक और चवर्णक से जो होते हैं चबाने वाले दांत होते हैं, चीजों को चबाया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं, इनसे आगे बढ़ते हैं, तो मुख में क्या होता है? एक जिह्वा होती है, तो इसमें एक जीभ होता है। जीभ के बाद अगर आगे चलेंगे तो ये जो होता है ग्रसनी से मिलता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होती है। अब ये तो हुई मुख की बात। मुख में जो होता है 25% जो होता है पाचन हो चुका होता है, पाचन कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब मुख में पाचन कंप्लीट होता है और एक एंजाइम मिलता है। मुख में एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जिसका नाम होता है टाइलिन। टाइलिन, इसके अलावा एमाइलेज भी मिलता है। टाइलिन जो वर्क करता है वो किस पे करता है? टाइलिन जो होता है मंड को शर्करा में बदल देता है, शर्करा में बदल देता है। तो यहाँ पे खाना पूरी तरह दांतों द्वारा चबा लिया जाता है, उसमें लार मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से टाइलिन एंजाइम होता है और ये मंड को यानी शर्करा में बदल देता है, मंड को, स्टार्च को शर्करा में बदल देता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा लसलसा हो जाता है।
अब ये खाना जो होता है वो किसके जरिए, ग्रसिका या ग्रसनी के जरिए। ग्रसनी लगभग 12 सेंटीमीटर से 13 सेंटीमीटर तक लंबी होती है ग्रसनी, और ग्रसनी के जरिए ये खाना कहा जाता है आपके अमाशय में पहुंचता है। ग्रसनी की खासियत क्या होती है, ग्रसनी की खासियत क्या होती है कि एक लंबी पाइप जैसी संरचना होती है। कैसी होती है, लंबी पाइप जैसी संरचना, लगभग 12 से 13 सेंटीमीटर लंबी। ठीक, अब ये जो होता है ये कहाँ पे खुलता है, ये जाके अमाशय में खुलता है, अमाशय में खुलता है। ठीक है, अब देखिए ये आपकी दो चीजों की बात हुई, एक हो गई मुख की बात और दूसरी हो गई ग्रसनी की बात। अब इसके आगे की कहानी जान लेते हैं। अगर आप चाहे तो ये सारी चीजें कॉपी पेन, मैंने कितनी बार कहा है आपसे कि आप जब भी मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं और मेरे जो है कि वीडियो को देख रहे हैं, तो आप कॉपी और पेन साथ लेके बैठिए ताकि चीजों को नोट कर पाए, एग्जाम टाइम आपको दिक्कतें ना पहुंचे और आप आसानी से क्वेश्चन के आंसर को लिख सके। आगे देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए किसकी बात कर रहे हैं हम, अमाशय की बात कर रहे हैं। अमाशय ऐसा होता है कुछ, इसके चारों तरफ जो होता है एक म्यूकस की लेयर मिलती है। क्या होती है, इसके चारों तरफ म्यूकस की एक परत चढ़ी होती है, जिसकी वजह से, अब इसमें देखिए होता क्या है, इसमें जठर ग्रंथियां मिलती हैं। क्या होती हैं, जठर ग्रंथियां, जिसमें जठर ग्रंथियां में क्या निकलता है, जठर रस निकलेगा, जठर रस निकलेगा। और इसका जो नेचर होगा, इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, अम्लीय होगी, अम्लीय होगी। ये कैसी प्रकृति होगी, अम्लीय होगी। इसके साथ साथ एक गैस्ट्रिक हार्मोन्स निकलता है, हार्मोन्स भी निकलता है। अब ये क्या करता है कि इसमें जो HCl होता है, इसकी वजह से इसका भी अम्लीय नेचर होता है और उसमें HCl जो मौजूद है उसका भी अम्लीय नेचर है। तो अम्लीय नेचर होने की वजह से ये पूरा का पूरा जो अमाशय का एक प्रकृति है वो कैसा हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। कैसा हो जाता है, अम्लीय। अब ये एक क्वेश्चन आता है कि अम्लीय प्रकृति होने के बावजूद, HCl उपस्थित होने के बावजूद जो होता है कि अमाशय की परत फटती क्यों नहीं है, तो उत्तर होगा म्यूकस के कारण। किसके कारण, म्यूकस की एक परत मिलती है जिसके कारण HCl का असर नहीं हो पाता और पेट नहीं फटता। तो ये एक क्वेश्चन आपका यहाँ से सॉल्व होता है। अभी देखिए यहाँ पे पेप्सिन एंजाइम यहाँ पे मिलता है जो कि काम क्या करेगा, पेप्सिन जो होगा क्या काम करेगा, प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ देगा। तो ये पूरा अमाशय का एक बात हो गया। अमाशय के बाद अगर हम चलते हैं और हम यहाँ पे एक और एंजाइम मिलेगा जिसको बोलते हैं रेनिन। रेनिन एक एंजाइम है जो दूध में से दूध को क्या करेगा, फाड़ कर केसिन को अलग कर देता है। तो ये पूरा काम किसमें होता है, अमाशय में होता है। और ये पूरी की पूरी लगभग अमाशय में भोजन कितने घंटे रहता है, एक और क्वेश्चन होता है कि अमाशय में लगभग भोजन कितने घंटे रहता है, तो 3 से 5 घंटे अमाशय में खाना रहता है, 3 से 5 घंटे खाना रहता है। और इतना प्रोसेस होने के बाद ये जो भोजन होता है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, काइम में। किसमें परिवर्तित हो जाता है, काइम में। ठीक है, काइम क्या होता है, एक लुगदी जैसी संरचना होती है। लुगदी किसको कहते हैं, जब आप कागज को, ढेर सारे कागज को पानी में मिला देते हैं तो जो मिक्स हो जाता है, एक जो मिक्सअप बन जाता है उसको लुगदी बोलते हैं। तो वैसी संरचना हो जाती है खाने की जिसको काइम कहा जाता है। तो ये हो गई अमाशय की संरचना। अब अमाशय से ही लगा एक और अंग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यकृत। यहीं पे लगा होता है। तो यकृत का काम क्या होता है, यकृत का काम क्या होता है कि यकृत से निकलता क्या है, एक रस निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं पित्त रस। पित्त रस, देखिए इससे क्या निकलता है, पित्त रस। और इसका जो एक नेचर है, इसका जो एक प्रकृति है, तो पित्त रस की प्रकृति कैसी है, क्षारीय है। कैसी है, क्षारीय।
अब क्वेश्चन उठता है कि पित्तरस कहाँ से निकलता है, तो यकृत से। इकट्ठा कहाँ पे होता है, तो पित्ताशय में। कहाँ पे, पित्ताशय में। तो कोई पूछे कि पित्तरस निकलता कहाँ से है, तो पित्तरस यकृत से निकलता है, परंतु यह इकट्ठा कहाँ पे रहता है, तो पित्ताशय में रहता है। तो ये यकृत की संरचना हुई। इसका बस काम क्या है, पाचन के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग ग्रहणी। ग्रहणी क्या है, तो ग्रहणी देखिए जो छोटी आंत है उसके 3 पार्ट है, ड्यूडेनम, इलियम और जुजेनम। 3 पार्ट कौन कौन से हैं, ड्यूडेनम, इलियम और जुजेनम, जिसमें हम ग्रहणी को क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम बोलते हैं। अब ग्रहणी का काम क्या होता है ये समझ लेते हैं हम लोग। तो ग्रहणी ये वाला संरचना देखिए, यहाँ पे जो ग्रहणी दिख रहा है, ग्रहणी के पहले भी हम एक चीज और जान जाते हैं, अग्नाशय को जान जाते हैं। अग्नाशय क्या होता है, अग्नाशय, अग्नाशय देखिए, अग्नाशय जो है एक पत्ती के संरचना के दिखने वाली ग्रंथि है। इसमें क्या होते हैं, 3 ग्रंथियां मिलती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, इन तीनों से हार्मोन्स निकलते हैं, जिसको कि मेनली ये बीटा वाले से इंसुलिन निकलता है। क्या निकलता है, इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है, इंसुलिन कम होगा तो होगा आपको मधुमेह, जिसको शुगर भी बोला जाता है। तो इंसुलिन की कमी से ही क्या होता है, मधुमेह। तो अगर पूछता है कि इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, तो इंसुलिन लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं से निकलने वाले इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से मधुमेह होता है। तो इनसे एक चीज और निकलता है, ये तो हार्मोन्स निकलता है, इनके साथ साथ एक अग्नाशयिक रस निकलता है, अग्नाशयी रस स्रावित होता है। ये रस भी निकाल रहा है, साथ में हार्मोन्स भी निकाल रहा है। देखिए, तो इस दोनों की वजह से इसको बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि। ये हो गई किसकी, अग्नाशय की बात। अब बात करते हैं हम किसकी, ग्रहणी की। देखिए, अब बात करते हैं हम लोग ग्रहणी की। ग्रहणी ये वाली संरचना है, ये जो दिख रहा है आपको, उसको ग्रहणी बोलते हैं। देखिए, अग्नाशयिक रस व पित्तरस। पित्तरस कहाँ निकलता था, यकृत से निकलता था। पित्तरस की वजह से जब खाना यहाँ से यहाँ आता है, कहाँ, यहाँ से यहाँ आता है, तो यहाँ तक तो ये अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय। लेकिन जैसे ही ग्रहणी में आता है तो इसमें अग्नाशयिक रस मिल जाता है, और साथ में ये जो यहाँ पित्त रस था वो भी मिल जाता है, जिसकी वजह से इसका जो प्रकृति होती है, इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी हो जाती है, क्षारीय। तो ये क्वेश्चन आता है इसमें कि भोजन अम्लीय से क्षारीय कहाँ पे होता है, तो आंसर होगा ग्रहणी में। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, तो इसमें दो आपके एंजाइम भी मिलते हैं। कौन कौन से, ट्रिप्सिन और दूसरा जो होगा अमाइलेज, या ट्रिप्सिन और दूसरा जो होगा वो लाइपेज। ये जो एंजाइम दो मिलते हैं। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन के पाचन में हेल्प करता है, प्रोटीन के पाचन या प्रोटीन को तोड़ने में हेल्प करता है, मतलब प्रोटीन के जो बड़े अणु होते हैं वो छोटे छोटे अणुओं में टूटते हैं। लाइपेज क्या करेगा, वसा के पाचन में मदद करेगा, वसा के पाचन में मदद करेगा। तो ये थोड़ी सी काम किसकी हुई, ग्रहणी की। यानी पहले भोजन कहाँ पहुंचा, ग्रसिका से अमाशय में पहुंचा। अमाशय में किसने मदद की, अमाशयिक रस ने मदद की, जिसकी वजह से ये अम्लीय हो गया। अब ये ग्रहणी में जब पहुंचा तो ये जो यहाँ पे रस था, पित्ताशय में पित्त रस और अग्नाशय में अग्नाशयिक रस, तो ये यहाँ पे आया, जिसकी वजह से खाना जो मतलब भोजन था वो क्या हो गया, अम्लीय से क्षारीय में बदल गया। अब ये भोजन किस में होगा, मैंने 3 पार्ट बताया था, ड्यूडेनम, इलियम और जेजुनम। जेजुनम जो होता है वो सबसे नीचे का पार्ट होता है, तो अब इलियम में खाना जाएगा। तो इलियम में देख लेते हैं, सस्त्रांत बोलते हैं। तो सस्त्रांत में जब खाना पहुंचता है तो यहाँ पे कुछ और एंजाइम वर्क करते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं, देखिए, सुक्रेज होगा,
सुक्रेज, लैक्टेज, फिर माल्टेज और इरिप्सिन। इरिप्सिन एक एंजाइम है, इरिप्सिन, ठीक है। अब देखिए सुक्रेज क्या करेगा, शर्करा को ग्लूकोज में बदलेगा, शर्करा को किसमें, ग्लूकोज में बदलेगा। लैक्टोज क्या करेगा, लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलेगा। माल्टेज क्या करेगा, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलेगा, ग्लूकोज में बदलेगा। और इरिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। तो ये हो गया सेस्त्रांत, जिसमें कि छोटे छोटे विलाई, मतलब अगर हम छोटी आंत में जाए तो उसमें छोटे छोटे उंगली जैसी संरचनाएं मिलती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। और ये विलाई जो होते हैं भोजन के पाचन में मदद करते हैं, मतलब उनसे जरूरी चीजों को अवशोषित कर लेते हैं। जैसे कि उसमें कुछ एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। वो एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, सुक्रेज, लैक्टेज, माल्टेज, इरिप्सिन। सुक्रेज क्या करता है, शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। लैक्टेज क्या करता है, लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। माल्टेज को ग्लूकोज में बदल देता है। और इरिप्सिन जो होता है प्रोटीन को पाचन करता है, प्रोटीन का। अब ये खाना किस में चला जाएगा, ज्यूजिनम में चला जाएगा, जहाँ पे छोटे छोटे बताए विलाई प्रेजेंट होते हैं, जो अवशोषित कर लेते हैं जो जरूरी मिनरल्स होते हैं उनको। अब ये खाना बड़ी आंत में पहुंच जाता है। खाना छोटी आंत में जब रहता है तो सभी चीजें अवशोषित कर ली जाती है, बचता क्या है उसमें, सिर्फ और सिर्फ जल। तो जल भी किसके जरिए अवशोषित कर लिया जाता है, बड़ी आंत के जरिए। और लास्ट में ये मलाशय में पहुंच जाता है, मलाशय से ये गुदा द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है पाचन का। फिर से समझ लेते हैं एक बार। यहाँ पे जो मुख में 25% भोजन का पाचन हो जाता है, ये भोजन ग्रसिका के द्वारा अमाशय में पहुंचता है। अमाशय अम्लीय होता है क्योंकि इसमें HCl प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। ये इसके HCl के जरिए अमाशय फटता इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें म्यूकस की HCl के जरिए अमाशय इसलिए नहीं फटता क्योंकि म्यूकस की इस पे एक परत चढ़ी रहती है। यहाँ पे जो भोजन फिर ग्रहणी में जाता है, जहाँ पे पित्त रस और अग्नाशयिक रस मिलता है, जिसकी वजह से भोजन अम्लीय से क्षारीय में बदल जाता है। अब ये कहाँ पहुँचता है, छोटी आंत में पहुँचता है। छोटी आंत में जो 3 पार्ट बताए, ये ग्रहणी हो गया और दूसरा 2 पार्ट अंदर होंगे, जिसमें पहुँचता है। धीरे धीरे वहाँ पे भोजन का पाचन होता है, जिससे कि जरूरी चीजें अवशोषित कर ली जाती हैं। और लास्ट में जो भोजन बचता है उसमें जल अवशोषित रह जाता है, जल बचा रह जाता है, अवशेष रह जाता है, जो कि बड़ी आंत द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। और यही है पूरा पाचन का एक प्रोसेस। ये पूरा पाचन का एक प्रोसेस हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा पाचन। और पाचन से कैसे क्वेश्चन आता है, तो पाचन से क्वेश्चन आएगा कि HCl रहते हुए भी पेट आपका फटता क्यों नहीं, ये क्वेश्चन है, आप बताते रहिए आंसर। दूसरा हो जाएगा कि जो है कि सुक्रेज किसको बदलता है ग्लूकोज में, लैक्टेज एंजाइम किसको बदलता है ग्लूकोज में, माल्टेज एंजाइम किसको बदलता है ग्लूकोज में। ये तीनों के तीनों एंजाइम कहाँ मिलते हैं, जो विलाई है वो कहाँ मिलता है, ग्रसिका क्या होता है, दांत कितने जोड़ी होते हैं, लार ग्रंथियां कितनी होती हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। तो आप क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। और लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, पाचन की पूरी प्रक्रिया चित्र सहित वर्णित कीजिए। तो ये चीजें आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकती हैं। तो उम्मीद करते हैं आप मन से पढ़ रहे होंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं लेके फिर मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।